हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जब से सीए आया है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, तब से हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बातें हो रही हैं और ये भी पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन हम लोग भूल गए शायद कि इलेक्शन कमीशन जो है वहां पे अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मेंबर देखने को मिल रहे हैं और लोकसभा के जो चुनाव हैं उनकी डेट्स भी अनाउंस होनी है। तो यहाँ पे काफी सारे पिटिशंस फाइल किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कैसे फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक का हो चुका है रिटायरमेंट, एक ने दे दिया है इस्तीफा और बचे यहाँ पे सिर्फ एक। तो आइए जरा हम लोग इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि लाइन आपको नजर आ रही होगी, सुप्रीम कोर्ट टू हियर अ प्ली चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट टू द इलेक्शन कमीशन पैनल अंडर द न्यू लॉ ऑन फ्राइडे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक बार से सेशन को 200 तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए जरा जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले विंटर सेशन हुआ था। विंटर सेशन के बाद में बजट सेशन आया था। तो विंटर सेशन के समय पर एक बिल प्रेजेंट किया गया था जिसमें बोला गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि अपने यहाँ पे एक संवैधानिक इकाई है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन दिया गया। इसके अंदर मल्टी मेंबर बॉडी होती है, यानी कि इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, साथ में 2 और मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने देश के अंदर अभी कौन है? राजीव कुमार जी हैं। लेकिन बाकी अगर हम दोनों लोगों की बात करें, जो एक हैं अपना इस्तीफा दे चुके हैं और एक हैं जिनका क्या हो चुका है? रिटायरमेंट। तो आपको याद होगा अरुण गोयल जी, इन्होंने दे दिया है अपना रेजिग्नेशन, और एक नाम था अनूप चंद्रा जी, उनका हो चुका है रिटायरमेंट। तो अब बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ राजीव कुमार जी बचे। तो जब विंटर सेशन आया था तो उस समय पर बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए हमें एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी के अंदर 3 लोगों को बैठाना चाहिए। उन 3 लोगों में पहला नाम आपको देखने को मिलता है पीएम का, दूसरा नाम होता है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और तीसरा नाम होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि DY चंद्रचूड़ जी। ये बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब विंटर सेशन आया तो विंटर सेशन के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। विंटर सेशन जब आया तो उसमें बोला गया कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 3 लोग होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर बदलाव किया गया और बोला गया कि 3 मेंबर तो होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे? पहला पीएम, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड तीसरा कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा ये कैसे पता चलेगा? तो कैबिनेट मिनिस्टर भी पीएम के द्वारा चुना जाएगा। तो प्रॉब्लम यहीं से आ गई थी। कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जो विवाद है, ये विवाद यहीं पे खड़ा हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है फेयर एंड फ्री तरीके से चुनाव का आयोजन कराना। तो यहाँ पे जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम हो, इसकी वजह से इन्होंने अपनी कमेटी के अंदर, इलेक्शन कमीशन की कमेटी के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैठाया था, है ना। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी बात हो गई यहाँ पे, ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी। लेकिन जब विंटर सेशन के टाइम पे चीजें बदली गई तो वहां पे पीएम हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हो गए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर कौन हो गए? कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, जिनका अपॉइंटमेंट खुद पीएम करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं थी, कहानी चलती चली आ रही थी, कोई बात नहीं हुई इसके ऊपर, कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अब लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं। 12 और 13 तारीख दी गई थी कि भाई इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन डेट अभी तक अनाउंस हो नहीं पाई। कैसे अनाउंस होगी जब सारे मेंबर्स ही नहीं है? तो अनाउंस होने के लिए काम एक इंसान को ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक पेटिशन फाइल की गई है। पेटिशन फाइल की है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा, ADR ने एक पेटिशन फाइल की है, जिस पेटिशन में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुई है, जिसमें बोला गया है कि जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तब तक फेयर तरीके से चुनाव कैसे हो सकता है। तो अब एक बार फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर होने वाली है सुनवाई, क्योंकि अभी 2 जगह खाली हैं, इन दोनों जगह को भरना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पेटिशन को ध्यान में रखते हुए जवाब आया है,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पिटिशन के ऊपर सुनवाई करेंगे 15 मार्च को। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लाइन लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे एग्री टू टेक अप on 15th of March an application seeking direct to the center to fill the 2 existing vacancies। पहले जो ये 2 जगह खाली पड़ी हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाए, उसके बाद में चुनाव करवाया जाए। इसके ऊपर 15 मार्च को पूरा डिस्कशन किया जाएगा और यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि ये जो कमिटी बनी थी, मतलब जो कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इसको बदला गया और यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे कैबिनेट को बैठाया गया। अब देखना ये है कि इसमें कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और क्या इसका कंक्लूजन निकाल कर दिया जाता है। अच्छा, 15 मार्च की डेट एक और वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो है वो भी सौंपा जाएगा और पता लग जाएगा कि ये बताओ भैया एसबीआई के अंदर कितने लोगों ने कितनी फंडिंग की थी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो दो चीजें हैं जो आपको 15 मार्च को देखने को मिलने वाली हैं। हम लोग भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब ये दोनों डिटेल न्यूज आ जाएगी सामने, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट, ये तीनों एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे कौन सा वाला फॉलो होता है रूल, किस हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जाता है। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।